अच्छा, तो मैं कहाँ से समझा रही थी? मैंने कितना बता दिया था, मुझे पता ही नहीं चला। क्लास पता नहीं कैसे एकदम ऑफ हो गई, नोटिस नहीं किया टाइमिंग का। अ, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में ही बता रही थी। मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि हर कंपनी के रिसोर्सेज डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कुछ कंपनी बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल होती है तो उसका सप्लाई चैनल जो होता है, जो सप्लाई चेन होती है, वो डिफरेंट एक्टर्स पे डिपेंड करती है और वेरी करती है। और जो कंपनी इतनी ज़्यादा रिसोर्सफुल नहीं होती तो उसका डिफरेंट होता है उस कंपनी से जो रिसोर्सफुल होती है। और द नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज और सर्विसेज इज ऑल्सो डिसाइडेड कि हमारे पास किस टाइप का सप्लाई चेन है, ठीक है। जैसे अगर हम एप्पल की एग्जांपल लें तो एप्पल का जो सप्लाई चेन है वो बाकी कंपनी के सप्लाई चेन से डिफरेंट है, ठीक है। ओके। और अगर अभी आपको मैं बहुत रिसेंट से ही एग्जांपल दे दूं तो उसमें आप देख लें, जैसे कोविड वैक्सीन है। अब चाइना और यूएसए आपने खुद प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। तो उनका सप्लाई चेन डिफरेंट है, ठीक है। और हम लोग जैसे पाकिस्तान हो गया, बाकी जो और कंट्री हो गई, वो कहाँ से वो क्या नाम है, डोनेट डोनेशन ले रही है, ठीक है। तो हम रिसीवर हैं, ठीक है। हमारा सप्लाई चेन डिफरेंट है, ठीक है। हम कहाँ पर हैं? हम रिसीविंग एंड पर है, प्रोड्यूसर वो है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, हर हर कंपनी का सप्लाई चेन डिफरेंट होता है, डिपेंडेंट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ कंपनी। और नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी डिसाइड करता है, नेचर ऑफ सर्विसेज भी प्रोवाइड डिसाइड करता है, ठीक है। जिस कंपनी के पास जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं वो अपने सप्लाई मतलब अपने अपनी प्रोड्यूसर भी खुद होती है, मतलब अपनी जो रॉ मटेरियल्स होती है और जो चीज़ होती है उनको भी खुद ही प्रोड्यूस कर रही होती है। पर जो कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते तो वो क्या करती है, वो दूसरे लोगों से ले रही होती है। जैसे एप्पल अपना सॉफ्टवेयर खुद डिज़ाइन करती है, पर बाकी कंपनी की अगर बात की जाए तो वो लोग नहीं खुद डिज़ाइन करते। तो ये डिफरेंस हो सकता है बिकॉज एप्पल के पास जो है ना रिसोर्सेज हैं, वो अफोर्ड कर सकती है बहुत, क्योंकि आपके पास हर टैलेंट और हर स्किल का एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक्सपेंसिव भी पड़ता है कंपनी को, और इस चीज़ को कॉप अप करना भी मुश्किल है, बट उनकी स्ट्रेटेजी ही इस पर बेस करती है। तभी वो लोग जो है ना लीडिंग कंपनी है, ठीक है। तो एवरी कंपनी हैव देयर ओन स्ट्रेटेजी, हैव देयर ओन वे टू डू बिजनेस, ठीक है, हैव देयर ओन वे टू कॉम्पीट इन द मार्केट। तो इट्स डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज ऑफ कंपनी कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करती है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके पास कौन सी जो है ना ह्यूमन कैपिटल है। इसलिए ये जो HRM और ये जो सारे कॉन्सेप्ट अराइज हुए हैं, ये इन सब चीज़ों के बाद अराइज हुए हैं, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इन सब में, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ह्यूमन होता है। क्योंकि ये ह्यूमन ही होता है जो कि क्रिएटिव थिंकर होता है, जो कि प्रोड्यूसर होता है, जो कि इनोवेटर होता है, जो कि आइडिया जनरेट करता है, जो कि चीज़ों को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाता है, प्रोडक्टिव बनाता है। मशीन, दीवारें और ये बाकी एसेट्स नहीं बना सकते, ये हेल्प करते हैं, बट द ह्यूमन कैपिटल इज द मेन फैक्टर, ठीक है। तो हम ये जो HRM पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ने का और इसकी इतनी इम्पोर्टेंस और इसकी क्या नाम है, ये जो इतने रेवोल्यूशंस वगैरह हैं, इसके पीछे रीज़न भी है। पर मैं आपको फिर भी ट्रेडिशनल जो हमारे पास सप्लाई चेन होता है वो डिस्कस कर लेती हूँ। बहुत सारे बच्चों ने, जैसे जवेरिया ने और क्या नाम है ऐश्वर्या ने, इन्होंने काफ़ी हद तक बता दिया, पर फिर भी मैं एक दफ़ा रिव्यू कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास सप्लायर होता है जिससे हम अपना रॉ मटेरियल लेते हैं, देन उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि उसको हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, ठीक है। उससे हम प्रोड्यूस करते हैं जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है या सर्विस होता है। देन उसके बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटिंग स्पॉट्स कौन से हैं, हमें कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। डिपेंड करता है कि हमारी कंपनी ने किस सेगमेंट को टारगेट किया है, किस एरिया को टारगेट किया है। जिस जिस एरिया को टारगेट किया होगा, जिस सेगमेंट को टारगेट किया होगा, उसी हिसाब से उसके डिस्ट्रीब्यूशन स्लॉट्स भी डिसाइड होंगे, या स्पॉट्स जो है ना वो डिसाइड होंगे। एंड देन आफ्टर इट वी हैव होलसेलर भी होता है, फिर रिटेलर होता है, एंड देन आफ्टर इट फाइनली वी हैव कस्टमर। तो जो हमारे पास सप्लायर होता है और जो हमारे पास सप्लाई यानी फाइनल एंड यानी जो फाइनल रिसीवर होता है, कस्टमर या कंज्यूमर, उस तक का जो प्रोसेस होता है उसे हम सप्लाई चेन कहते हैं, ठीक है।
ये हमारे इस बुक का पार्ट नहीं है, ना हमारे कोर्स का है, बट आपको मैं एक बात बता दूं कि एचआरएम इटसेल्फ एचआरएम सिर्फ नहीं है, उससे बहुत सारी चीजें लिंक्ड है, जैसे सप्लाई चेन लिंक है, मैनेजमेंट लिंक है, मार्केटिंग लिंक है। तो ये सब चीजें जब आपको पता होंगी तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, और आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक मैनेजमेंट के फील्ड में है तो ये सारे कोर्सेज का जो है ना, आपको इनके जो बेसिक थ्योरीज है और इनके जो बेसिक टर्मोलॉजीज है इनके बारे में पता होना चाहिए, बीइंग एजुकेटेड। और अगर आपको लगता है कि आपसे कोई भी कोई डिस्कशन करता है तो आप अच्छे से एक क्रिएटिव वे में और एक एजुकेटेड वे में उसको आंसर कर सके, और आपके लिए चीज़ें नई नई ना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होता है। अच्छा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा आंसर दिए, पर मुझे थोड़ी सी हैरत इस तरह से हुई कि बच्चों ने आंसर थोड़ी सी इतने रेलिवेंट नहीं दिए, इतने पॉइंट नहीं दिए। तो कॉम्पिटेटिव की जो है ना, क्या नाम है, आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ। वैसे तो डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सब डेफिनेशंस यहाँ दी हुई है, हम नेट में से जो है ना, क्या नाम है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो competitive advantage refer to factor that allow a company to produce good or services better or more cheaply than its rival, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने चीपनेस की बात की है या बेटर वे में बात की, ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है। कंपनी कोई दूसरी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज स्ट्रेटजी भी ले सकती है। ये इन्होंने चीप की बात की है, बेटर वे यानी एफिशिएंट और इफेक्टिव की बात की, यानी ये एक हो सकता है, ठीक है, जैसे क्यू मोबाइल ने लिया हुआ है। These factors allow the productive entity to generate more sell or superior margin compared to its market rival. ये इन्होंने एक एक्सपेक्ट डिस्कस किया है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज की। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, मोबाइल मार्केट से, मोबाइल की बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में, ठीक है। और मैं हूँ एक कंपनी, मैंने अभी एक सेटअप लगाया है, ठीक है, मैं एक मोबाइल प्रोड्यूस करना चाह रही हूँ। अब मुझे ये चीज़ ध्यान में रखना है कि देखिए, एप्पल मोबाइल के भी कस्टमर्स हैं, क्यू मोबाइल के भी कस्टमर हैं, सैमसंग के भी कस्टमर्स हैं, हवावे के भी है, ओप्पो के भी है, वीवो के भी है, सबके हैं। ये सब क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। इन्होंने कौन से सेगमेंट को अपने मतलब प्रोडक्ट से अट्रैक्ट किया हुआ है। जैसे कि एप्पल हमेशा किन लोगों को अट्रैक्ट करती है, जो इनोवेटिव और क्रिएटिव होते हैं, एक्सपेंसिव है बट क्वालिटी कॉन्शियस हो, ठीक है, गुड परफॉर्मेंस, इसको टारगेट किया हुआ है। सैमसंग ने इस चीज़ को टारगेट किया हुआ है कि हमारा फ्रेंडली यूज़र मोबाइल है, और एप्पल से कम रेट में मिल जाता है, फ्रेंडली यूज़र है, ठीक है, एंड्रॉयड सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि वो जो आपके पास एप्पल का सॉफ्टवेयर होता है, वो थोड़ा सा इसको सीखने में और इसको यूज होने में थोड़ा टाइम लगता है, इतना इजी यूज नहीं होता। पर जो हमारे पास क्या नाम है, एंड्रॉयड होता है ना, उसके फंक्शनल बहुत इजी होते हैं, मतलब अगर आपको इतनी अवेयरनेस भी नहीं है तो आप जल्दी से सीख लेते हैं उसे, ठीक है। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा क्यू मोबाइल की क्या स्ट्रेटेजी है कि आपको एक स्मार्टफोन मिल रहा है या एंड्रॉयड फोन मिल रहा है बट चीप कॉस्ट में। वीवो, ओप्पो और ये जो और फोन हो गए, इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, आपने देखा होगा इनकी एडवर्टाइजमेंट में बार बार ये बोलते हैं कि सेल्फी सेल्फी सेल्फी, कैमरे पे फोकस किया है। तो अब भी ना, न्यू competitor in the market, I have to target something new। मुझे कोई एक नया पॉइंट पकड़ना होगा, ठीक है। वो नया पॉइंट पकड़ूंगी तो मैं जो है ना, वो जो मेरे पास ऑडियंस है, ये जो मेरे कस्टमर है, मैं उनका जो है ना, क्या नाम है, फोकस ले सकूंगी, यानी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूंगी और मार्केट शेयर बना सकूंगी। अदरवाइज क्या होगा, मैं नहीं कर सकती कॉम्पीट। तो मैं कोई ना कोई ऐसा एज रखूंगी। मैं हो सकता है ये एग्जाम्पल है, मे बी क्या नाम है, इतने एक्यूरेट एग्जाम्पल नहीं, पर मैं आपको एक सिनेरियो समझा रही हूँ, जिसमें मे बी मैं ये एज रख लूँ कि जो मेरा मैं जो भी क्या नाम है मोबाइल लॉन्च करूंगी, वो क्या नाम है, चीप और इन सब चीज़ों को, क्वालिटी कैमरे, इन सब से हटके मैं ये प्रॉमिस करूंगी, यानी कि इस चीज़ को टारगेट करूंगी, जो मेरा मोबाइल होगा वो हाई स्पीड इंटरनेट होगा। यानी अभी तक जितने मार्केट में मोबाइल हैं उनकी जो स्पीड होगी उससे मेरी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, ये मैं अपना कॉम्पिटेटिव एज रख लूँगी, ठीक है। तो ये मेरा कॉम्पिटेटिव एज है कि मैं वो जो भी मेरा मोबाइल है, मैं उसका XYZ नाम रख लेती हूँ, कि मेरे जो है ना हाई स्पीड मोबाइल है एंड लाइट वेटेड है, ठीक है। ये मैं अपना कॉम तो ये ऐसे नहीं अचीव होगा, मुझे अपने सारे कॉम्पिटिटर्स के मोबाइल्स का वेट लेना होगा कि किसका कितना वेट है, और मुझे क्या स्टैंडर्ड्स रखने हैं, मुझे भी लाइट वेटेड रखना है, और मुझे अपनी स्पीड, अगर हर मोबाइल कंपनी ने ये स्पीड रखनी है तो मुझे कितने % हाई रखना है।
और बात वहीं पे एंड नहीं हो जाती कि मैंने एक दफ़ा मार्केट में लॉन्च कर लिया तो ख़त्म हो गया, नहीं। आपके कॉम्पिटिटर आपको चीट करते हैं, ठीक है। आपका एप्पल जिस स्पीड का आपने मोबाइल लॉन्च किया, एप्पल भी उसी स्पीड का कुछ ही 1 महीने बाद लॉन्च कर ले। क्यों? मार्केट में जो है ना कंपटीशन है। फिर आपको क्या करना है, आपको अब से उससे जो है ना और अपग्रेड होना है, अपनी स्पीड और बढ़ा देनी है कि भाई मेरा पहला वाला वर्जन इतने स्पीड का था, अब ये जो XYZ मोबाइल है मार्केट में जो न्यूली लॉन्च हुआ है, इसकी स्पीड का आप ये जो वर्जन है ये उससे भी हाई है। तो आप देख रहे होते हैं जैसे मोबाइल कंपनी एक एक दो दो महीने बाद अपने न्यू न्यू मॉडल्स लॉन्च कर रही है, तो इसका रीजन ही ये है कि वो अपनी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को सस्टेन रखती है। अगर वो उसको सस्टेन नहीं करेगी तो वो क्या करेगी, लॉस में चली जाएगी और अपना कॉम्पिटेटिव एडवांटेज सस्टेन नहीं कर पाएगी। अच्छा, अब वहां पे वो फैक्टर आ जाता है कि क्या नाम है, हमारे पास क्या हो जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल यानी शॉर्ट एनालिसिस आ जाते हैं। थ्रेड हमारे पास कौन है, कॉम्पिटिटर है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कंपनी की, जैसे कि क्या नाम है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि भाई आजकल क्योंकि कोविड आया हुआ है, सब लोग जो है ना घर से काम करते हैं, तो भाई आपके पास जो है ना क्या नाम है, अगर हाई स्पीड नेट नहीं चल रहा हो और आपके मोबाइल में नेट की स्पीड अच्छी ना हो, अच्छा कैच कैच ना करता हो नेट, तो हैंग हो रहा होता है और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। नाउ डेज वी आर फेसिंग, आपने देखा होगा कि कोविड में जब जाहिर सी बात है इंटरनेट यूज ज्यादा हो गया, मैंने पर्सनली फील किया है, आई डोंट नो कितने लोगों ने फील किया है, और सम ऑफ माय फ्रेंड्स ऑल्सो टोल्ड मी कि हाँ ये चीज़ हमारे साथ भी हो रही है कि इंटरनेट यूज़र बढ़ गए हैं क्योंकि सब लोग घर से काम कर रहे हैं, ठीक है। और इंटरनेट वाले को कंप्लेन करो कि भाई आपका इंटरनेट स्लो है, तो वो कह रहे हैं कि सर्वर डाउन हो गया है, इंटरनेट ही स्लो है क्योंकि यूज़र ऊपर से ही मसले हैं। क्यों? क्योंकि यूज़र बढ़ गए हैं। तो अभी फ़िलहाल जाहिर सी बात है, जो डिवाइस आपकी अच्छा कैच करेगी इंटरनेट, जिसका हाई स्पीड प्रोसेसर होगा, हाई स्पीड इंटरनेट को कैच करेगी, वही अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसके अलावा हज़ारों अपॉर्चुनिटी हो सकती है कंपनी के लिए। अच्छा, अब कंपनी उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकती है अपने स्ट्रेंथ के थ्रू या नहीं कर सकती, और उसकी वीकनेस क्या है उसको सप्रेस करना है। तो ये इस तरह से फिर जो है ना हमारे पास कॉम्पिटिटिव फिट बनता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। इसी तरह मैं आपको कार्स में भी एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे टोयोटा हो गया, बाकी जो हमारे पास होंडा सिविक और कार्स हैं उनमें भी सब में डिफरेंशिएट किया होता है, हर कंपनी ने एक डिफरेंट चीज़ को जो है ना क्या नाम है टारगेट किया होता है। जो इंजन कार होती है वो प्योरली पेट्रोल पर होती है, हाइब्रिड किसको टारगेट करी है कि भाई कॉम्बो है, हमारे पास इंजन भी है और क्या नाम है बैटरी भी है। अब इलेक्ट्रिक क्या कार आ रही है कि वो फुली जो है ना क्या नाम है फ्यूल का सिस्टम ही खत्म कर रही है। तो आप देखिए ना किस तरह से डिफरेंशिएट कर रही है, तो उस डिफरेंशिएट होने की वजह से कस्टमर आपकी चीज खरीदेगा। कुछ आप में यूनिकनेस होगी, कुछ आप में अलग होगा, कुछ आपके कॉम्पिटिटर से डिफरेंट पॉइंट होगा, जो चीज आपको क्या नाम है आपके जो कस्टमर है उसको अट्रैक्ट करेगी और फोर्स करेगी और कन्विंस करेगी कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करें। आप देखिए, आप सारे टूथपेस्ट खरीदते होंगे, ठीक है, हर टूथपेस्ट एक एक अलग प्रॉमिस करता है। इंग्लिश जो है वो वाइट टीथ का प्रॉमिस करता है, ठीक है। कोलगेट जो है वो पेन रिलीफ का भी करता है, वाइट टीथ का भी करता है, ठीक है। और मिल्क के जो होते हैं वो क्या नाम है माउथ वॉश की तरह के आपकी जो है ना सांसों की महक फ्रेश होगी, ऐसे प्रॉमिस करता है। और जो हमारे पास मेडिकेटेड होते हैं वो क्या करते हैं, मसूड़ों खून का प्रॉमिस। तो हर बंदे ने अपने को डिफरेंट तरीके से पोजीशन किया हुआ है मार्केट में, हर बंदे ने अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिफरेंट बनाया हुआ है अपने कॉम्पिटिटर से, ताकि हम भाई हमारा कॉम्पिटिटर वो ये बता रहा है कि हमारा कॉम्पिटिटर हमें ये ऑफर नहीं कर रहा जो कि हम ऑफर कर रहे हैं, तो हमारी चीज लें, अगर आपकी ये प्रॉब्लम है ये प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट सॉल्व करेगी। जैसे सन हमारे पास क्या नाम है सोप की ले रहे हैं आप बात, ठीक है। डव क्या प्रॉमिस करता है, नेचुरल ब्यूटी प्रॉमिस करता है। लक्स क्या प्रॉमिस करता है, लक्स प्रॉमिस करता है कि आपकी जो है ना क्या नाम है खुशबू आएगी जब आप हमारे साबुन से मुंह धोएंगे, फ्रेश होगा। डव क्या करता है कि डीप क्लीनिंग करेगा, नेचुरल नेचुरल आपका जो है ना टोन वो होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोमिस है। लाइफ बॉय क्या प्रॉमिस करता है, इस तरह डेटॉल देख लें, डेटॉल जम्स का प्रॉमिस कर रहा है। तो हर प्रोडक्ट एक डिफरेंट प्रॉमिस कर रही है, एक डिफरेंट जो है ना अपनी यूनिकनेस रख रही है, एक डिफरेंट अपनी ट्रेड रख रही है, एक अलग से अपने आप को पोजीशन कर रही है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो आपको ये प्रोवाइड नहीं कर रहा और हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है और अगर आपका ये इशू है तो आप ये खरीदें।
तो हम इसी तरह से कस्टमर को वो कैप्चर करते हैं, मार्केट में कंपटीशन करते हैं, और कस्टमर भी के भी प्रेफरेंसेस होते हैं, तो उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। अच्छा, ये जिस तरह से भी ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ये बनाते हैं, ये ऐसे नहीं बना देते हैं, इसके पीछे पूरा रिसर्च वर्क होता है। वो देखते हैं कि भाई अगर हम कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हम अगर सोप कर रहे हैं, हम टूथपेस्ट कर रहे हैं, या हम मोबाइल कर रहे हैं, लैपटॉप कर रहे हैं, कार कर रहे हैं, तो कस्टमर से वो जाहिर सी बात है सर्विस करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं और पूछते हैं कि ये कार्ड आपको ये प्रोवाइड कर रही है, आप लोग किस किस कॉन्टेक्स्ट में इससे खुश हैं, और आपको क्या मतलब कंप्लेन है, या आप क्या सोचते हैं कार्ड में क्या होना चाहिए। इस तरह से वो जो है ना सर्वे करती है, और जो कस्टमर्स होते हैं उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करती है कि कस्टमर क्या चाह रहा है। तो जैसे ऐश्वर्या ने भी मुझे बताया था कि इनका फिट इस तरह से बनता भी है कि हमें कस्टमर की नीड का पता होना चाहिए। तो वो नीड हमें पता होना चाहिए कि हमारा कस्टमर चाहता क्या है हमें, फिर हमें उसको, जब वो चाहता है, तो हमें उसको रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव सप्लाई, मतलब हम उसको वो चीज़ उस क्वांटिटी में सप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत होती है पर वो सप्लाई शॉर्ट होती है। मेरे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जो कि मैं बहुत दफ़ा जाती हूँ मेडिकल स्टोर पे या कहीं मैं पूछवाती हूँ, वो होती नहीं है। तो फिर समटाइम्स मेरे साथ ये होता है कि मुझे कोई दूसरे प्रोडक्ट लेनी पड़ती है। तो ये भी एक फेलियर है, ठीक है, ठीक है, एक प्रोडक्ट का, ठीक है। ये भी चीज़ को कॉप अप करना होता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिव है, आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर डिमांड आपने क्रिएट कर दी है तो क्या आर यू एबल टू प्रोवाइड दैट प्रोडक्ट, ठीक है, शॉर्टेज तो नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो होता है नीड का पता होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव डिमांड, यानी कि रिस्पॉन्स, आप डिमांड अगर आ रही है तो उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी कि आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी, उसमें यही हुआ था। अमेज़ोन के बुक्स पे इतने सारे ऑर्डर्स आ गए थे कि अमेज़ोन उसको इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं कर पा रही थी। उनके पास एक कैपेसिटी होती होगी, उसी के मुताबिक वो कर सकती होगी। मैं सही से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मैं आई एम श्योर कि अमेज़ोन भी है। पर एक एग्जांपल दे रही हूँ कि उनका जो उस टाइम सॉफ्टवेयर था वो हैंग हो गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जब डिज़ाइन करते हैं आपने एक रिक्वायरमेंट रखी होती है, आपकी एक कैपेसिटी होती है। जब उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए, या फिर अगर आपकी, मतलब ये सब चीज़ें भी लुक आफ्टर करनी होती है कि अगर डिमांड अराइज हो रही है तो आप उसको फुलफिल भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। आपने पर्सनली भी फील किया होगा, बहुत सारी प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाती हैं, आपको चाहिए होता है, मिलती ही नहीं है, फिर आपको जो है दूसरी प्रोडक्ट मजबूरी में लेना पड़ता है, आप ले लेते हैं क्योंकि आपको ज़रूरत होती है, इमरजेंसी होती है, कुछ भी हो सकता है इस तरह से ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन के हवाले से हो गया। आई होप कि काफ़ी हद तक आप लोग को समझ तो आ ही गया होगा। और इंशाल्लाह आज के लिए भी एक और असाइनमेंट है, इंशाल्लाह वो मैं आपको एट द एंड ऑफ क्लास दूंगी, ठीक है। केस स्टडी है। ओके, हमने यहाँ तक जो है ना पढ़ लिया था। ओके, यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आपको मैं ये बता दूं कि क्रिएटिंग द स्ट्रेटेजी ओरिएंटेड एचआर सिस्टम, ठीक है, यानी कि हमारे पास इस तरह से हमने स्ट्रेटेजी बना दी है जो कि एचआर के साथ क्या कर रही है, मैच कर रही है, ठीक है। स्ट्रेटेजी ओरिएंटेड एचआर सिस्टम। अच्छा, इसमें तीन चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। एचआर प्रोफेशनल, ठीक है, सबसे फर्स्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एचआर पॉलिसी एंड एक्टिविटीज, ये सेकेंड थिंग है। और थर्ड हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय बिहेवियर एंड कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड चीज है, ठीक है। अब आप इसे देख ले कि ये लोग, ये क्या है, ठीक है। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, इस बुक में थोड़ा सा प्रिसाइज तरीके से लिखा हुआ है, पर इस बुक को चूज करने का मतलब ही ये है, इसके पीछे मोटिव ये है कि बच्चे जो है ना, रीडिंग हैबिट है नहीं यहाँ पर। आई एम श्योर कि अगर अभी मैं किसी से भी पूछूं कि पिछले चैप्टर पढ़े हैं तो मुश्किल से एक दो बच्चे ने पढ़े होंगे, बाकी सब ने पढ़ा ही नहीं होगा। मोस्ट ऑफ के पास पीडीएफ भी नहीं होगी, मोस्ट ऑफ को ये भी नहीं पता होगा कि अभी मैं कौन सा पेज पढ़ा रही हूँ। इट्स रियलिटी, बिकॉज मैंने खुद देखा है कि मैं लास्ट टाइम जो कोर्स पढ़ा रही थी तो उसमें एक बच्चे मुझसे पेपर वाले दिन बोल रहा है कि मिस आप कौन सी बुक में से उसकी पीडीएफ मुझसे शेयर कर रहे हैं, और मैं लिटरली हैरान हो गई कि पूरे साल इस बच्चे को ये भी नहीं पता कि इसके पास बुक बुक कौन सी पढ़ रहे हैं या कहाँ, मतलब बुक ही नहीं थी इसके पास।
मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं जब फिजिकल क्लासेस में भी होती हूँ तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, सब बच्चों की मैं देख रही होती हूँ बुक्स कि ओपन की हुई है, नहीं की हुई है, पर स्टिल कभी कभी आप, जाहिर सी बात है बच्चे ज़्यादा होते हैं, टीचर एक ही होता है, तो समटाइम आपको नहीं पता चलता कि कौन सा बच्चे जो है ना उसके पास बुक नहीं है। तो बस मेरी ये एक ही रिक्वेस्ट है कि देखिए, मैं पकड़ूँ ना पकड़ूँ, अब तो हर ऑनलाइन ही चीज़ें हो गई हैं, थर्ड वेव आ गई। बट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ठीक है, अगर आप एक जगह पैसे दे रहे हैं, एक जगह आप अपना टाइम लगा रहे हैं और आप एक जगह एक एडमिशन दिया हुआ है, तो प्लीज़ इसको वेस्ट मत करें, इसको यूटिलाइज कर लें, आपके फ्यूचर में ये बहुत काम आएगी। और अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर आप बाद में बहुत रिग्रेट करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, एकेडमिक्स सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी बहुत हेल्प करते हैं फ्यूचर में। ठीक है, भले आप अपना ओन काम करें या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, कहीं पे भी हो, आपको बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो अच्छा, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं नेट से, ये दूसरी बुक से मैंने आपको दो और बुक्स का नाम भी बताए हैं। बट इसमें मैं देख लेती हूँ कि क्या लिखा है। एचआर प्रोफेशनल हु हैव स्ट्रेटेजिक एंड अदर स्किल्स। ठीक है, एचआर प्रोफेशनल में हमारे पास क्या होता है, वो लोग होते हैं जिनके पास स्ट्रेटेजिक और अदर स्किल्स हो, ये हमारे पास एचआर प्रोफेशनल होता है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेटेजी भी हर तरह के लोग नहीं बना सकते। ठीक है, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं या फिर क्या नाम है, जिनकी स्किल डेवलप्ड होती है, वो होते हैं। अच्छा, आपने कभी न्यूज़पेपर अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एचआर ऑफिसर, एचआर हेड या फिर स्ट्रेटेजिक टाइप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसमें हमने देखा होगा काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों को मांगते हैं। तकरीबन लिखा हुआ होता है 15 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब गो थ्रू कर रही होती हूँ जैसे कभी न्यूज़पेपर वगैरह, तो उसमें मैं जब पढ़ती हूँ तो ऐसे ही लिखा हुआ होता है, तो आप भी कभी देखिएगा तो आपको अंदाजा होगा। तो दे आर क्वाइट एक्सपीरियंस पीपल। ठीक है, यानी कि स्ट्रेटेजी बनाना कोई इतनी ईजी चीज़ नहीं है, आपको बहुत एनालिटिकल होना चाहिए, बहुत आपके एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि आपकी डिसीजन मेकिंग और आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि आपको उस एक स्ट्रेटेजी पे और उस एक डिसीजन पे आपकी कंपनी की पूरी फाउंडेशन है, बिकॉज आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं हर चीज़ में, और उसी पे आपकी सेल्स, आपकी जो है ना रेवेन्यू, आपकी इनकम, आपकी गुड प्रोडक्शन, एवरीथिंग डिपेंड ऑन, ठीक है, स्ट्रेटेजी पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी ले रहे हैं, वो आपको कामयाब भी बना सकती है, आपको फेलियर भी दे सकती है। अच्छा, एचआर पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज दैट कंप्राइज द एचआर सिस्टम इटसेल्फ। ठीक है, एचआर पॉलिसीज और एक्टिविटीज में हमारे पास क्या आ जाती हैं, सारी एचआर सिस्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, यानी जो एचआर सिस्टम होते हैं वो कंप्राइज होना चाहिए किस पे, एचआर पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज में। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय बिहेवियर एंड कॉम्पिटेंसीज दैट द एम्प्लॉय स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जो कंपनी होती है वो एम्प्लॉय की इस तरह से कॉम्पिटेंसी या बिहेवियर डेवलप करती है जो कि कंपनी की स्ट्रेटेजी के रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर कंपनी की स्ट्रेटेजी के रिक्वायरमेंट है कि हम चीप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट को उसी तरह से सोचना है कि किस तरह से हम अपने कॉस्ट को कम से कम कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये ये एबिलिटी और ये जो कॉम्पिटेंसी है ये क्रिएट करनी होती है। ठीक है, कुछ हद तक जब हमारे पास रिक्रूटमेंट होती है, जब हमारे पास ट्रेनिंग होती है, जब हमारे पास सिलेक्शन होती है, जब हमारे पास स्क्रीनिंग होती है, वहाँ पर भी काफ़ी हद तक जो है ना कंपनी इस चीज़ को देख लेती है, क्योंकि कंपनी उन लोगों को लेती ही नहीं है, यानी उन लोगों को क्लियर ही नहीं करती है, हायर ही नहीं करती जो उनके स्ट्रेटजी को मीट नहीं करते। ठीक है, जो उनके स्ट्रेटजी को मीट करते हैं तो वो उनको हायर कर देते हैं, और फिर उसी चीज़ को सस्टेन रखने के लिए फर्दर कंपनी को ट्रेनिंग और सब चीज़ें, काउंसलिंग और क्या नाम है, डे टू डे मीटिंग, बहुत सब चीज़ें हो सकती हैं उसके थ्रू जो है ना उसको सस्टेन करती है। और अगर स्ट्रेटजी चेंज भी होती है, क्योंकि स्ट्रेटजी चेंज भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है ना कंपनी जो है ना अपने एम्प्लॉय की वो कॉम्पिटेंसी और वो स्किल्स और वो बिहेवियर क्या करती है, क्रिएट करवाती है। ठीक है, तो ये भी कंपनी का रोल है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ एचआर। ठीक है, यानी कि ये जो तीन चीजें हैं जो कि हमने ऊपर पढ़ी, इस पे हमारे पास जो बेसिक आर्किटेक्चर है एचआर का बना हुआ है। आर्किटेक्चर का तो आपको पता ही होगा ही क्या होता है, फाउंडेशन यानी स्ट्रक्चर। ठीक है, सही है।
HR function, HR professional with strategic management competencies। HR function में हमारे पास क्या आ जाता है, जो HR प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, ठीक है, जो भी प्रोफेशनल है यानी कि जो स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया था कि HR जो है ना सिर्फ डिजाइनिंग में नहीं होती, यानी ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में नहीं होती, बल्कि क्या होती है, डिजाइनिंग में और फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। अब एचआर काफ़ी बदल गया है, अब एचआर की चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है। डिजिटल जैसी चीज़ें हो गई हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक एचआर का काम रिड्यूस भी हो गया है और काफ़ी हद तक जो है ना एडवांस भी हो गया है, ठीक है। एचआर सिस्टम में हमारे पास क्या आता है, हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम यानी HPWS, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम होता है हमारे पास कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेटेजिकली अलाइन एचआर पॉलिसीज प्रैक्टिसेस एंड एक्टिविटीज। यानी हमारे पास हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि कंसिस्ट करता है ऑफ स्ट्रेटेजिकली अलाइन एचआर पॉलिसीज प्रैक्टिसेस एंड एक्टिविटीज, ठीक है। जो हमारे पास, आपको ये तो पता ही होगा ना कि हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम का क्या होता है। बेसिकली इसमें हमारे पास क्या हो कि परफॉर्मेंस क्या हो, जो भी हमारे पास सिस्टम चल रहा है उसका परफॉर्मेंस जो है हाई लेवल यानी कि प्रोडक्टिव, ठीक है, एफिशिएंट और इफेक्टिव हो, कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेटेजिकली अलाइन यानी जो भी स्ट्रेटेजी है वो अलाइन हो पॉलिसीज से, प्रैक्टिसेस से एंड एक्टिविटीज। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है एम्प्लॉय बिहेवियर। Employee competencies, value, motivation and behavior required by the company strategic plan, ठीक है। एम्प्लॉय की वो वाली कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए या वैल्यूज होनी चाहिए या वो मोटिवेशन होनी चाहिए या बिहेवियर होना चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है या जो कि नीड है कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्लान की, ठीक है। आप देखते हैं कि हमारे पास जो भी ऐड आता है, ठीक है, कंपनी का, उसमें आपने देखा होता है कि एलिजिबिलिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई होती है। एलिजिबिलिटी तो एक चीज हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या करना है, वहां पर एक जो है ना आप देख रहे होंगे कि एक टच आ रहा होता है उसका स्ट्रेटेजी का, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी में वही चीजें आ रही होती हैं जो कि अलाइन कर रही होती हैं कंपनी की स्ट्रेटेजी से, क्योंकि कंपनी वही काम करवाएगी जो कि स्ट्रेटेजी का पार्ट होगा, ठीक है। कंपनी जाहिर सी बात है अपनी स्ट्रेटेजी को अटेन करने के लिए ही हायरिंग करती है कि भाई हम अपनी ये जो स्ट्रेटेजी है जो भी हमने बनाई है हम इसको किस तरह से अचीव करेंगे, उसके लिए उसको वर्क फोर्स चाहिए होती है, तो वो काम भी एम्प्लॉय से वही करवाएगी जो उसकी स्ट्रेटेजी का पार्ट होगी। तो उसमें आप देखा करें, मतलब उसमें ऐसी चीजें मैंशन होती हैं जो कि एम्प्लॉय में होनी चाहिए, ठीक है। जब वो एम्प्लॉय में होती है तो वो क्या होता है, वो एम्प्लॉय जो है ना क्या नाम है कंपनी के नीड और क्राइटेरिया को मीट कर रहा होता है। अदरवाइज क्या होता है, या तो वो हायरिंग ही नहीं होती उसकी, पर अगर हमारे पास हायरिंग में फॉल आ जाता है, ठीक है, कोई भी फॉल्ट्स वगैरह आ जाते हैं, हो जाती है, तो फिर ट्रेनिंग देके कंपनी उसको क्रैक करने की कोशिश करती है, पर स्टिल अगर कंपनी वह भी नहीं कॉप अप कर पाती तो क्या होता है फिर हमारे पास टर्नओवर आता है जिसकी वजह से कंपनी को लॉस फेस करना पड़ता है। इसीलिए जो रिक्रूटमेंट है या जो सिलेक्शन है ये इतना मेजर पार्ट है HRM का, और इसको इतना डिटेल में इसलिए पढ़ाया जाता है और इस पर इतनी ज़्यादा फोकस भी इसलिए किया जाता है क्योंकि कंपनी के रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी, कॉस्ट उसको बचाने के लिए, ठीक है। कंपनी ने हायरिंग में टाइम लगाया, इंटरव्यूज कंडक्ट की, जगह पे गए, ऐड दिया, फिर रिसीव किया, टाइम दिया, एक तो वो सब चीज़ें खर्चा आया, फिर उसके बाद अगर उसको ट्रेनिंग दी है उस पर कॉस्ट लगी और फिर उसके बाद आखिर में छोड़ के भी जा रहे हैं तो उसका भी लॉस है। तो जो हमने मैट्रिक्स के रूल्स पढ़े थे यानी कि जो HR मैट्रिक्स पढ़े थे यानी कैलकुलेशंस वगैरह, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे फॉर्मूलाज थे ना, तो उससे कंपनी आइडिया बनाती है कि कितना लॉस टू स्कोर है। तो इसलिए आपको पता है जिन कंपनी की रिक्रूटमेंट अच्छी होती है एक्चुअल में वही कंपनी कामयाब होती है। एप्पल या फिर आप अगर देख लें यूनिलीवर हो गया या अमेजोन हो गया, वाई दे आर सो मच सक्सेसफुल, बिकॉज वो रिक्रूट ही ऐसे लोगों को करते हैं जो कि इतने कैलिबर के होते हैं या इतने क्रिएटिव होते हैं या इतने इनोवेटिव होते हैं जो कि उनकी कंपनी को सक्सेस दे सकते हैं। और ये वन वे नहीं होता, ये टू वे होता है। सिर्फ कंपनी को एम्प्लॉय सब नहीं दे रही होती, कंपनी भी बहुत चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती है जो कि इंशाल्लाह हम देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। जैसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बोनसेस हो गए, पर्क हो गए, अलाउंसेस हो गए, मेडिकल फैसिलिटीज हो गए, वेकेशंस हो गए, कुछ भी हो सकता है बहुत तरीके से, पेंशन हो गया, चाइल्ड चाइल्ड फैमिली फंड्स हो गए,
बहुत चीज़ों से जो है ना पैम्पर्ड करती है। कैरियर प्रोग्रेस हो गया, काउंसलिंग हो गई, प्रमोशंस हो गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से क्या करती है, वो सस्टेन करती है अपने एम्प्लॉय को, ठीक है। तो ये वन वे नहीं होते, टू वे होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय भी बेवकूफ़ नहीं होता कि वो वहाँ पर टिका रहे, ठीक है। वो भी फिर टर्नओवर करता है, उसकी कमिटमेंट और एंगेजमेंट भी उस हाल में ही होती है जब कंपनी उसका ख्याल करती है। तो टू वे प्रोसेस होता है। तो जो जो उनका टैलेंट होता है, जो टैलेंटेड एम्प्लॉय होते हैं, कंपनी कभी भी उसे लॉस नहीं करती, कंपनी हमेशा उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करती है। और अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम तो है, पर ऑलमोस्ट आई थिंक सो इन 5 और 6 मिनट ख़त्म हो जाएगा। स्टिल जब तक हमारा चल रहा है हम उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम थर्ड सेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, द हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम। अच्छा, मुझे ये बता दें, सबको समझ तो आ रहा है ना? अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन पूछना। कब से मैं ही बोल रही हूँ, हाँ, मुझे नहीं पता आप लोग को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने पूछा भी नहीं किसी से। प्लीज ये भी बोल दें अगर समझ आई है सब कुछ। आई होप कि सब समझ आ रहा है, बिकॉज आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब मैं किस तरह से पता लगाऊं कि आप लोग को समझ आ रहा है या यस मैम, समझ आ रहा नहीं। इतनी सी बात बोलने में इतनी देर क्यों लगाते हैं आप लोग? है। बस वो चैट पे लिख दिया था किसी ने तो। मैंने आपको कितनी दफा बोला है कि मैं जब क्लास ले रही होती हूँ मुझसे कॉल अटेंड करने में और चैट में प्रॉब्लम होती है, आप माइक अनम्यूट करके बोल दिया करें। ओके मैम समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है ना हम सेकंड इस पे चले जाते हैं, द हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम। अच्छा, हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम हमारे पास क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम HPWS भी बोलते हैं, ठीक है इसे। इसमें हमारे पास क्या क्या पॉइंट है? हाई इन्वॉल्वमेंट एम्प्लॉयज प्रैक्टिसेस, ठीक है। यानी कि एम्प्लॉय की जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो हाई होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं बार बार क्या बोलती हूँ क्लास में, पार्टिसिपेशन हाई होनी चाहिए। पार्टिसिपेट करें, इन्वॉल्वमेंट करें, क्यों? क्योंकि ताकि जो है ना, क्या नाम है, बोरिंग ना हो क्लास, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। तो इसी तरह जो सिर्फ कंपनी ना इन्फोर्स करे, बल्कि एम्प्लॉय खुद से जो है ना इन्वॉल्व हो। हाई एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस, ठीक है, हाई इन्वॉल्वमेंट एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, ठीक है। जैसे सच एज जॉब इनरिचमेंट, ठीक है, कि जॉब इनरिचमेंट होनी चाहिए, कि जॉब जो है ना इनरिच्ड हो, ठीक है। एंड टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, किसी को पता है कि जॉब इनरिचमेंट क्या होती है? अगर किसी को पता है तो मुझे बता दे प्लीज। पता है किसी को या फिर मैं ही बता दूं? नहीं पता मैम, आप बता दें। अच्छा, थैंक यू सो मैम मच। आप बता दें। अच्छा, अच्छा, जॉब इनरिचमेंट नाम से क्या लग रहा है? जॉब तो जो हम जॉब कर रहे हैं, इनरिचमेंट, इनरिचमेंट से क्या लग रहा है? आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है कि इनरिच इन विटामिन, इनरिच इन दिस, इस तरह करके, है ना? तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ इनरिच, इनरिच में मतलब कोई चीज़ अच्छे ज़्यादा क्वांटिटी में होना। आई थिंक सो। कुछ इसके, मुझे इसके एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं पता, पर वेल, वो हम इंग्लिश की क्लास तो हमारी वो भी नहीं रही है, HRM की क्लास है, तो वो इतना ज़रूरी पार्ट नहीं है। मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि जॉब इनरिचमेंट क्या होती है हमारे पास। ओके, अच्छा, इनरिचमेंट का मैं वैसे आपको मतलब बताती हूँ। जॉब तो आपको पता है, जो कि हम परफॉर्म ड्यूटी कर रहे होते हैं उसे हम जॉब करते हैं। इनरिचमेंट अकॉर्डिंग टू गूगल, ठीक है, the action of improving or enhancing the quality and value of something, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ की जो है ना क्वालिटी को इम्प्रूव करना और इन्हांस करना, ठीक है, या उसमें वैल्यू ऐड करना, तो हम क्या कहते हैं? एनरिच करते हैं। यानी कि जॉब जॉब में क्या कर रहे हैं? वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि जॉब एनरिचमेंट होती क्या है हमारे पास। जॉब एनरिचमेंट एक प्रोसेस होता है दैट इज करेक्टराइज्ड बाय एडिंग
डायमेंशन टू एग्जिस्टिंग जॉब टू मेक देम मोर मोटिवेटिंग, ठीक है, जो कि हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि हम उसमें ऐड करते हैं डायमेंशंस, ठीक है, टू एग्जिस्टिंग जॉब, जो भी एग्जिस्टिंग जॉब होती है, जो भी हमारे पास पोजीशन होती है, उसमें हम डायमेंशंस ऐड कर देते हैं टू मेक देम मोर मोटिवेटेड, ठीक है, उसको ज़्यादा मोटिवेटेड बनाने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को रिटेन करना है ना, तो एम्प्लॉय जो है ना 1 महीना उस जॉब को करेगा, फिर फेड अप हो जाएगा। अब आपको इसको इस तरह से करना है, यानी कि इस तरह से उसको एनरिच करना है कि उसकी मोटिवेशन उसके साथ बनी रहे, ठीक है। आप सिंपल से एग्जांपल ले लें, किसी भी कोर्स की क्लासेस के ले लें। अगर एक टीचर एक ही सेम ओल्ड पैटर्न से हमेशा ही पढ़ाता रहे, ना एक्टिविटी कराए, ना पार्टिसिपेशन कराए, बस आए मशीन की तरह लेक्चर दे और चला जाए, तो आप क्या हो जाएंगे, आपकी मोटिवेशन ज़ीरो हो जाएगी, आपको बिल्कुल मज़ा आना ख़त्म हो जाएगा। बट अगर डिफरेंट टेक्निक से पढ़ाएं, ठीक है, कभी क्विजेज हो रहे हैं, कभी क्लास पार्टिसिपेशन हो रही है, कोई जो है ना एक्टिविटी हो रही है, कोई ग्रुप्स बना के एक्टिविटी करा रहे हैं, कुछ थोड़े से फनी से जो है ना उसके साथ एग्जांपल्स ऐड करके बता रहे हैं या बता रही है टीचर, ठीक है, और क्या नाम है प्रेजेंटेशन टीचर करवा रही है, सर्वेस करवा रही है, तो उसमें आपका जो है ना माइंड इंगेज रहेगा। आप कहेंगे अच्छा अच्छा ये लेक्चर तो लिया, आप देखो ये असाइनमेंट भी मिला, इसको भी करना है, तो आप इंगेज रहेंगे और आपको बोरिंग नहीं होगा, मतलब बोरिंग नहीं लगेगी चीज़ें, आप जो है ना क्या नाम है ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इसी तरह आप बच्चे की एग्जांपल ही ले रहे हैं, चले आप लोग तो मतलब बड़े हैं माशाल्लाह, छोटे बच्चे की भी एग्जांपल ले लें। छोटा बच्चे कितना जल्दी फेडअप होता है एक ही मतलब किसी भी चीज़ को उसको पढ़वाओ ना, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर में बोरिडम आ जाती है, एक ही चीज़ को कंसिस्टेंट नहीं कर सकता। अगर स्टडी भी कर रहा है तो उसकी भी स्टडी स्पेन होगा, मतलब एक स्पेन ऑफ टाइम होगा, उसके बाद उसका माइंड वर्क करना ही छोड़ देगा, उसको ब्रेक की नीड होगी या कोई दूसरी एक्टिविटी करेगा, देन उसके बाद वो उसको कंटिन्यू कर सकता है, पर कंटिन्यूअसली कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि हम कंटिन्यूअसली इतने और इस तरह से ये करते हैं, वो थोड़ा सा अनबिलीवेबल होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि झूठ होता है, आई डोंट नो, शायद इस तरह के लोग होते होंगे, पर अनबिलीवेबल है। मैं एक ह्यूमन नेचर की बात कर रही हूँ, तो कंसिस्टेंट तरीके से कुछ भी नहीं कर सकती। ह्यूमन नीड्स सम ब्रेक और सम वैल्यू एडिशन, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, क्योंकि ह्यूमन बैठ बैठ के सारा सारा दिन नहीं काम कर सकते। जैसे अगर आप जॉब में ही देख लें, तो आपने देखा होगा जॉब में लंच टाइमिंग, लंच ब्रेक्स होते हैं, नमाज ब्रेक होते हैं, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज क्योंकि मेल्स होते हैं तो स्मोकिंग टाइम भी देते हैं वो, मतलब क्योंकि वो उनको पता है, या फिर क्या नाम है वैसे इवेंट्स अरेंज कर देते हैं, यानी कि वन डिश पार्टी कर लेते हैं, या लंच पे बाहर चले जाते हैं, या फिर एक मीटिंग अरेंज कर लेते हैं, या टीम बना देते हैं इस तरह से, या कोई एम्प्लॉय जो है ना क्या नाम है कोई सेलिब्रेशन कर लेता है ऑफिस में। तो ये ऐसे छोटे छोटे टैक्टिक्स है, या कोई एडिशनल प्रोजेक्ट्स ले लेके डिफरेंट तरीके से थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके डिफरेंट ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा देते हैं इंडिविजुअल के, प्रमोशंस दे के, बोनसेस दे के, क्यों इंगेज करके, इससे जो है ना वो इंगेज रहता है एम्प्लॉय, ठीक है। वेकेशंस दे के, हॉलीडेज दे के मोटिवेशन हाई रहती है, मोरल हाई रहता है, तो ये इसको हम कहते हैं जॉब को एनरिच करना। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप कस्टमर को, वो एम्प्लॉय को फैसिलिटेट करने की वजह से आप जॉब को ज़ीरो कर रहे हो, उसके पोटेंशियल को या उसके आउटपुट को, बल्कि आपका आपका रियल मोटिव आपको उसको ब्रेक देने का या उसको किसी तरह से फैसिलिटेट करने का भी रियल मोटिव यही होता है कि आप उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, ठीक है। ये मतलब नहीं होता कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो, तो ये होती है जॉब इन्वेस्टमेंट। हमारे पास 1 मिनट रह गया है, तो अभी किसी भी टाइम क्लास एंड हो जाएगी, तो इंशाल्लाह अभी आपको फिर थर्ड लिंक भेज के इंशाल्लाह से कंटिन्यू करेंगे। ओके उसके बाद हमारे पास सेकंड है हाई कमिटमेंट वर्क प्रैक्टिसेस, ठीक है। हाई कमिटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, वर्क प्रैक्टिसेस सच एज इम्प्रूव एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ठीक है, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट को इम्प्रूव करें, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, एंड डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस। डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस वो होते हैं कि आप जो है ना क्या नाम है
जो भी आपका मतलब रूल है, यानी जो भी डिसिप्लिन है आपके, मतलब अगर आपकी टाइमिंग्स 9 बजे है, 7 बजे है, या जो भी आपका क्राइटेरिया